जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटी का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो होते हैं काफी ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा 11 12 के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, उस बोर्ड एग्जाम में आपको क्या होते हैं कि ये जो आपको पॉलिटी सेक्शन है उसमें आपको इससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा स्रोत जो है वो आपको कहां से लिया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वैसे भी भारतीय संविधान को विदेशी संविधान का जो है वो आपको उधार कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि अपने हिसाब से सारे चीजों को क्या किया कि आपको एडजस्ट किया। तो चलिए साथियों, इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रेरित है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कहने का मतलब हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान में वह आपको अमेरिका से क्या है कि प्रेरित है। इसके अलावा जनहित याचिका, और इस जनहित याचिका को हम लोग पीआईएल बोलते हैं। और यह जो जनहित याचिका है साथियों, यह देखिएगा, यह आपको भारतीय न्यायिक व्यवस्था में 1980 के दशक में क्या हुआ था कि आपको आया हुआ था। और जिस समय आपको जनहित याचिका आया उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपको पीएन भगवती थे। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है आपको न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। विधि के समक्ष जो है वो आपको संरक्षण हो गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे चीज जो है वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो एक चीज याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 वर्ष का, जबकि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपको 4 वर्ष का होता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए अब क्या है कि ब्रिटेन से जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले आपको संसदीय शासन प्रणाली, या इसी को कहते हैं हम लोग उत्तरदायित्व शासन प्रणाली, या इसी को कहते हैं मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। तो ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह जो है आपको पूरे दुनिया में ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की। मतलब संसदीय शासन प्रणाली जो है पूरे दुनिया को ब्रिटेन ने दिया। उसके बाद आपको विधि निर्माण की जो है वो आपको प्रक्रिया, लोकतांत्रिक समाजवाद, सर्वाधिक मत के आधार पर हर जीत का निर्णय। इसके अलावा आपको एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, महान्यायवादी का पद, विधि के समक्ष समानता, ये सारे पद जो है, ठीक है ना, या ये जो सारे चीजें हैं वो आपको ब्रिटेन के संविधान से जो है वो आपको लिए गए थे। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी भारत के महान्यायवादी कौन है तो कहेंगे आपको आर वेंकट रमनी। तो यहाँ से ये सभी चीज होते हैं आपके एग्जाम में जो होते हैं आपको लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। आयरलैंड के संविधान से जो है वो आपको क्या लिया गया है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, टीपीएसपी। क्या कहते हैं? टीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस है, ठीक है ना, डायरेक्टिव, ठीक है ना, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो लिया गया कहां से, तो आपको आयरलैंड से। अगर आयरलैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो हम कहेंगे आपको स्पेन। क्या कहेंगे? स्पेन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, या उनकी जो मंडल वाली व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना, निर्वाचन मंडल की, वो जो है आपको आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है हमारे भारत में, वो भी आपको कहां से प्रेरित है, तो आपको आयरलैंड से। तो आप जानते होइएगा कि भारत में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अनुच्छेद जो है 80 के तहत, किसके तहत? 80 के तहत क्या कहते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करते हैं कि मनोनयन करते हैं। तो फिर से प्रश्न आएगी कि सर ये सदस्य जो होते हैं वो आपको कौन होते हैं, या ये सदस्य मतलब किन्हें नियुक्त किया जाता है, नियुक्त नहीं कहेंगे, किनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो होते हैं वो आपको ख्याति प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा कि कला, विज्ञान, समाज सेवा, इसके अलावा आपको साहित्य, इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को जो होता है वह आपको मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनको क्या करते हैं कि आपको राज्यसभा में मनोनयन करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तो आप कहेंगे 12 सदस्य, अनुच्छेद 80 के तहत। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए अब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है
हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रेरित है इस पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना की जो भाषा है और भावनाएं हैं, इसके अलावा समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, क्या है, संबंध है। और एक चीज और याद रखिएगा, व्यापार क्या है, व्यापार, वाणिज्य क्या है, वाणिज्य, और क्या कहेंगे, समागम की स्वतंत्रता क्या है, समागम की स्वतंत्रता। यह भी आपको कहां से प्रेरित है, तो कहेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक और चीज याद रख सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, ठीक है ना, यानी कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, और इस संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वह आपको कहां से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। आप कल जो देखे कि सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, बिहार सीजीएल का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कि कल जो 23 जुलाई 2023 को जो बिहार सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न जो था वो आपको पूछा गया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संमति सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा और भावनाएं, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, ये सारे चीज जो है ना वो आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, क्या है कि भारतीय संविधान में जो है वो आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आपातबंद। आपातबंद कहने का मतलब क्या हुआ कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान क्या है कि मौलिक अधिकारों को, ठीक है ना, स्थगित, क्या कहेंगे, स्थगित संबंधी राष्ट्रपति की जो शक्तियां है वो आपको कहां से लिया गया है, तो कहेंगे आपको जर्मनी के संविधान से। तो देखिए, तो हमारे यहाँ तीन तरह के जो है आपात उपबंध जो है वो आपको है। जैसे एक जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, एक जो है राष्ट्रपति शासन, उसके बाद जो है आपको वित्तीय आपात। हालांकि जो वित्तीय आपात है वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लीजिएगा। और ये जो आपात उपबंध है यह अनुच्छेद 352 से 360 में जो है हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि आपको वर्णित है। और भाग पूछेंगे तो हो जाएगा आपको 18। और भारत में जो भी आपातकालीन शक्तियां होती है वो आपको राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से करते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है, देखिए अब है कि आपको कनाडा से जो है वो आपको क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो संघात्मक मॉडल है वो आपको कनाडा के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति, क्या कहेंगे, राज्यपाल की जो आपको नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है वो भी आपको कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यह भी जो प्रेरित है वो आपको कनाडा से प्रेरित है। तो देखिए, कनाडा का जो है भारतीय संविधान पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमारा जो संघात्मक मॉडल है, ये फेडरल सिस्टम है हमारा, वो कहीं ना कहीं जो है आपको कनाडा से प्रेरित है। और फेडरल सिस्टम में होता है क्या, तो आपको केंद्र और राज्यों के बीच में जो होता है वो आपको शक्तियों का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है। दोहरी जो होती है वो आपको सरकार होती है। तो हमारे यहाँ जो कनाडा मॉडल लिया गया है इसमें केंद्र जो है आपको अधिक शक्तिशाली है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में संघात्मक मॉडल, राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यह कहां से लिया गया है, तो कहेंगे हम कनाडा से लिया गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या करा है दक्षिण अफ्रीका। तो साथियों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, यह प्रक्रिया जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका से क्या है कि आपको प्रेरित है। वहीं आप रूस की बात करते हैं तो रूस से जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कहने का मतलब हुआ कि मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा प्रस्तावना का जो न्यायिक आदर्श है, न्यायिक आदर्श में जैसे आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। इसके अलावा आपको राजनीतिक न्याय के बारे में क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया। इसके अलावा जो आर्थिक न्याय है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। तो प्रस्तावना का जो न्यायिक आदर्श है ना वह आपको कहां से प्रेरित है, तो कहेंगे रूस से प्रेरित है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है इससे आने की संभावना रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो आपको फ्रांस से क्या प्रेरित है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है संविधान की प्रस्तावना में, वह आपको कहां से प्रेरित है, तो आपको फ्रांस की जो 1789 की क्रांति है उससे प्रेरित है। क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति थी उस क्रांति में 1789 वाले में आपको जो नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, तो वहीं से आप ये जो देख रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो आपको भारतीय संविधान में जो है वो आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है,
ये तो खैर देश सब हो गया, ठीक है ना। अब है कि इन देशों की राजधानी जो है वो आपको कहाँ है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं। क्या है इसकी राजधानी जो है कैनबरा, इसको आपको याद रखना है। जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। रूस की राजधानी जो है वो आपको मॉस्को है। फ्रांस की राजधानी जो है वो आपको पेरिस है। तो इस सब चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे, और भी देशों की राजधानी के बारे में जानेंगे। आयरलैंड, इसकी राजधानी जो है साथियों वो आपको डब्लिन है। जापान की राजधानी कहेंगे तो आपको टोक्यो हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहेंगे तो वाशिंगटन डीसी। और ब्रिटेन की जो राजधानी होगी वो आपको लंदन, ठीक है ना। तो इस सभी चीज को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देखना है, और ये सारी चीज आपके एग्जाम में जो होता है कहीं ना कहीं जो होता है आपको पूछे जाते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, आप इसे याद रखिएगा। केप टाउन जो कि इसकी विधायी राजधानी, विधायी मतलब क्या हो गया कि आपको नियम कानून जहां से बनते हैं वो हो गए, ठीक है ना। प्रिटोरिया जो है इसकी वो आपको कार्यपालिक की राजधानी है, मतलब प्रशासनिक राजधानी है। क्या है? प्रशासनिक राजधानी। यहाँ से देश के शासन व्यवस्था को क्या होता है कि आपको संचालित किया जाता है। उसके बाद है आपको ब्लोम फंटेन। तो ब्लोम फंटेन जो है वह आपको इसकी क्या है कि आपको न्यायिक राजधानी है। किसकी जानते हैं? तो आपको दक्षिण अफ्रीका की। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी क्या है, तो आप कहोगे केप टाउन। उसके बाद कार्यपालिकीय राजधानी क्या है, तो कहेंगे प्रिटोरिया। उसके बाद है आपको न्यायिक राजधानी क्या है, तो आपको ब्लोम फंटेन। तो देखिए, तो आज का यह जो सेशन है ये बहुत छोटा सेशन है, लेकिन इसमें बहुत आपको क्या है कि एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो आपको बताए गए हैं। तब से बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।